बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव है डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि जब तक एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। आइन कहता है कि जुडिशरी आज़ाद होनी चाहिए। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज जो है 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं, जहाँ पर वो जो है सऊदी वली समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी, आपको भी डॉक्टर साहब, जो दीगर जमातों की जानिब से जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी जाती है मुज़ाकरात की, अब बानी पिचाई ने जो है अपनी जमात को एस्टेब्लिशमेंट और दीगर सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। क्या मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे? देखिए, बातचीत तो बढ़नी चाहिए, आगे होनी चाहिए। और मैं ये बताऊं कि ये जब मामलात मीडिया पे आते हैं, लोगों के सामने आते हैं, तो इससे बहुत पहले काफ़ी कुछ पस मंज़र में हो चुका होता है। और इसका पहला जो अंदिया है वो जब शहबाज शरीफ साहब से कराची में बात हुई थी, आरिफ हबीब साहब ने कहा था कि जी आप मुज़ाकरात करें, आप अपना दिल बड़ा करें और एक हाथ जो है वो आप बढ़ाएं पड़ोसियों की तरफ और एक हाथ आप जो है वो बढ़ाएं अडियाला के बासियों की तरफ। तो वो जाहिर है कि वो सवाल जो था वो भी फिर तमाम रोज़ मीडिया की सुर्खी बना रहा। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि इरफान सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कि जी हमसे मुज़ाकरात किए जाएं, हम कह रहे हैं सियासी। वो उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी एक कुछ मामलात आगे बढ़े होंगे, ठीक है। और फिर शहरी रहमान साहब ने भी कहा कि आप सियासी कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात करें, आपको करने चाहिए मुज़ाकरात। वहाँ से पहले ये बात हो रही थी कि जी सियासी कुव्वतों के साथ तो बात नहीं होगी और बात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से ही होगी। अब इसमें तो आज वहाँ से भी बात होगी कि जी इस्टेब्लिशमेंट से भी होगी और सियासी कुव्वतों से भी होगी। तो बात सारी ये है कि ये असल तो बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात, ये जो जमातें बरसर इक़्तिदार हैं, तो ये भी कोई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करके तो नहीं आई ना, ये भी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करके आई है ना, ठीक है। और वो खुद भी तस्दीक कर चुके हैं बाजवा साहब के हवाले से। तो इन्होंने खान साहब से तो नहीं बात की थी ना कि हम हमारे साथ बैठें और हम ये करें। शुरू में बात चली थी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। तो अब यह है कि लेकिन उसका जो है वो उसका रंग रूप क्या होगा। सियासी कैदियों का एक मामला है सामने उनकी तरफ से कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अब सियासी कैदी ये भी डेफिनेशन भी होना बाकी है। 9 मई के हवाले से क्या हमारी जो मुख्तदर हल्के हैं उनमें क्या सोच पाई जाती है। फिर दूसरी बात जो है वो ये है कि सियासी कैदी होंगे, यकीनन हैं, लेकिन मसला ये है कि सियासी कैदी तो हैं, लेकिन ये बात भी तो बड़ी अजब सी है ना कि लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल आए। ये भी तो एक मामला है ना। तो कोई ये इसका कोई अच्छा इमेज नहीं गया तमाम मामलात का। और उसमें जो है वो जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसके बाद तो आप ये देखें ना कि खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक बहुत कभी तासुर है, कभी क्या हुआ उसमें। और ये जो शख्सियात हैं मुस्लिम लीग नून की जो पुराने, यानी पुराने से मुराद ये कि जो सियासत में जिन्होंने एक दौर गुजारा है पूरा, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, चाहे आप इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें उनकी राय से, जो भी है साद रफीक साहब सियासतदान, पुराने सियासतदान है और ऊंच नीच देखा है इन्होंने भी। और खुर्रम दस्तगीर साहब हो गए। तो वो जिसे कहते हैं ना कि वो मतलब है कि वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाए इसको, ये जो कुछ हुआ है इस तारीख को, कि मतलब वो भी नहीं समझ पाए कि क्या हुआ है 8 फरवरी को। और 8 फरवरी को देखें और 45, 47 और ट्रिब्यूनल्स में लगे हुए हैं केसेस, और मुस्तहकम हुकूमत नहीं है, अक़लियती हुकूमत है। शहबाज शरीफ साहब भी जाहिर है कि एक काम तो वो कर रहे हैं और ठीक है कर रहे हैं वो अपने तौर पे, लेकिन ये वो जो कहते हैं ना कि मतलब नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, वो अब यानी नवाज शरीफ साहब सदर बनेंगे, वैसे ही फैसले नवाज शरीफ साहब करते हैं तो वो अब सदर बनेंगे, शहबाज शरीफ साहब सदर नहीं होंगे। मतलब ये बिल्कुल जो है ना ये एक सानवी सी बातें हैं। असल बात यह है कि मुल्क में इस्तेकाम कैसे आना है। पॉलिटिकल टर्मोइल अगर जारी रहेगा तो उसके नतीजे में इस्तेकाम नहीं आएगा। और उसमें मेरा ख्याल है कि सबको दोबारा अरसर नौ
शाहिद खान अब्बासी साहब का जुमला फिर आ जाता है जहन में। वो कहते हैं हम सबको बैठ के अपने कायदे कवानीन और अपनी दोबारा जो है, अच्छा आज आपने वो जो मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आज जो बात कर रहे थे, देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि अदराक हो। उन्होंने कहा जी ये माजी के अदालती फैसले और उनके हवाले से उन्होंने पूरी बात की, और उन्होंने भी इस्लाहात की बात की कि रिफॉर्म्स होने चाहिए हर जगह पे, और यही बात, लेकिन वो हो नहीं पाते। क्योंकि हो नहीं पाते उसकी वजह ये होती है कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। देखिए अभी तक मैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा आइन जो है, जिस आइन में ये पता ही ना हो कि इलेक्शन, अब देखिए ना अमेरिका है, कुछ भी हो जाए उनकी तारीख है इंतखाबात की, उस तारीख पे उनका इलेक्शन होगा, इस तारीख को वहां पे जो है वो नए सदर हलफ उठाएंगे, और ये मतलब यहां पर ये पता ही नहीं कि इलेक्शन की तारीख किसने अनाउंस करनी है। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता, यानी उनका काम ही एक है इस रुए जमीन पे कि वो मतलब वो बल्ले के निशान छीनने के अलावा और भी तो कोई काम है ना उनका, यही इसी मकसद के लिए वो तो नहीं आए ना। तो मसला ये है कि वो इलेक्शन की तारीख ही नहीं अनाउंस हुई। अच्छा सदर को भी नहीं पता, उन्होंने भी एक अनाउंस कर दी, फिर उसके बाद अदालत ने फैसला किया। देखिए ना मतलब अजीब सा एक, अच्छा ये जब जुमला सुनता हूं ना, जब इंतहाई पूरी कौम हिजान का शिकार होती है, तो जुमला आता है कि जी यहां पे आइन खामोश है। मतलब आइन वहां अचानक खामोश हो जाता है, और इस पे वही बात है कि मतलब वही कि आप इत्तेफाक करें या उससे इख्तलाफ करें, उस ज़ियाउल हक साहब ने बात गलत नहीं की थी कि मोम की नाक है, इसको जिस तरह मर्जी आइन को आप घुमा फिरा के उसी में से, उसी पटारे में से आप कुछ निकाल लें, उसी में से कुछ निकाल लें, उसी में। अभी जो बात हो रही है ना, मैं उस बात पे बिल्कुल उस बात पे कायम हूं कि ये हमारी आने वाले दिनों में, बल्कि शायद मुझे लगता है कि ये अब वो बिल्कुल वो लम्हात पहुंच गए हैं जहां पे हमको बतौर एक रियासत जो है, कुछ शायद हम लेट भी हो गए हैं, कुछ मामलात में ताखीर भी हो गई है, लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि वक्त नहीं गुजरा। वो ये है कि जो जिस तरफ दुनिया जा रही है तेजी से, और आपकी मईशत उसने क्या रंग रूप लेना है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, बैठे हैं लोग नहीं बैठे, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता ना, लेकिन बेहतर, आपके अंदर से बेहतर लोग तो बहुत जबरदस्त हैं। आपके यूथ से आप मिलें, नौजवानों से मिलें, या नौजवान तो मतलब एक ऐसे इसलाइब आप जो तजर्बाकार लोग हैं उनसे आप बात करें और उनके साथ एक मुल्क बड़ा जबरदस्त था। लेकिन ये वही वाली बात आज फिर उन्होंने जिक्र किया जस्टिस साहब ने, माफिया। अभी माफिया हर जगह मौजूद है, और ये मुल्कों के क्या ये आलमी सतह पे भी है। जो मैं उस दिन बात की थी ना कि जंगें होंगी तो यानी इतनी एड गई यूक्रेन को, इसराइल को, और घूम के वो वापस आ गई। मतलब 60 अरब डॉलर दिए हैं तो उसमें से 58 वापस आ गए, बाकी बीच में खा गए लोग। और जो जिन्होंने लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई थी असला साज फैक्ट्रीज की, आपको पता है बहुत बड़ी लॉबिंग फर्म्स होती हैं, बहुत मजबूत उनकी लॉबिंग फर्म्स भी होती हैं, और वो जो उनकी फंडिंग्स होती हैं, जब वो मुख्तलिफ लोगों को फंड करते हैं, सियासतदानों को, तो वो भी बहुत ज़्यादा करते हैं इन मुल्कों में जो असला साज असला बेचते हैं फिर दुनिया को। तो बात सर ये है कि ये अब यहाँ पे इस्तेकाम आना है, ठीक है, अगर मईशत ठीक होनी है। अच्छा मईशत ऐसे नहीं ठीक होनी कि जी आपने लोगों पे टैक्स, अभी सोलर पे टैक्स लगा दो, बिजली बढ़ा दो, ये तो इसमें तो देखे ना, ये तो इस तरह मईशत ठीक होगी। मईशत तो ठीक तब होगी जब इन्वेस्टमेंट होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, और कोई वन विंडो ऑपरेशन और कोई रूल्स बनेंगे, और ये चोरी चकारी खत्म होगी। चोरी चकारी हर हद तक तो खत्म नहीं हो सकती किसी भी माशरे में, मगर कम से कम एक जो माफिया है, गठजोड़ है, वो तो खत्म हो कम से कम। चीनी बाहर चली गई, वापस आ गई, ये क्या बात हुई? ज्यादा थी, यहां से बाहर गई, बाहर से वापस आ गई महंगे दामों, इधर से उधर गई, उधर से उधर हो गया। मतलब ये जो दो नंबरियां हैं, इसको तो खत्म करना पड़ेगा। अब उसके लिए ये है कि अब ये पॉलिटिकल डायलॉग कैसे होता है इसकी, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि ये बातचीत हो रही थी, काफी दिनों से हो रही थी, और उसमें ये जो पाबंदी गुफ्तगू पे लगाई गई थी ना कि डियाला में मीडिया से वो बात नहीं करेंगे, ये इसके पीछे भी यही था मसला, मामला के कुछ बातें ऐसी जो चल रही हैं दरमियान में। वो खान साहब कहते थे मेरे पास लोग आए थे, मुझे कहा, मैंने ना कर दिया, वो भी तो वो
सारा मामला जो है वो ज़रा खामोशी के साथ अगर आगे बढ़ता है तो बढ़ेगा, उससे हटना पड़ेगा सबको पीछे कुछ ना कुछ उसमें, और वो क्या रंग रूप लेता है, कैसे होता है, और उसमें वहाँ पर जो है वो तहरीक इंसाफ को भी देखना है कि भाई आगे मुल्क चलाना है, तो एक संजीदा लोग वहाँ पर ये हुआ है कि जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं ना, जैसे अ, असद उमर साहब का होना चाहिए था लेकिन वो चले गए। मतलब होता है ना कि अब शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ठीक है, बाकी ये कि जहांगीर तरीन साहब वहाँ पे हैं नहीं, और बाकी जो उनके रहनुमा हैं उसमें नए लोगों में भी अच्छे हैं, पुराने भी कुछ अच्छे हैं, लेकिन ये कि एक अच्छी तगड़ी टीम उनके पास हाँ ये लोग जो हैं यास्मीन राशिद वगैरह, अब ये देखना है कि यास्मीन राशिद साहबा वगैरह इनके ऊपर मामला जो हैं ये कहाँ 9 मई के हवाले से क्या फैसला होता है, किस तरह आगे जाते हैं। एजाज चौधरी साहब, उमर चीमा हैं, उमर चीमा को तो मतलब है कि ये काफ़ी लोग हैं, अभी तो देखते हैं। ये बात छिड़ी तो है और जाहिर है इसके ऊपर कोई ना कोई ग्राउंड पे पीछे काम हो चुका होगा जब ये मीडिया के सामने आया मामला। बात बनती है नहीं बनती, मेरा ख्याल है बात को आगे मुल्क को इस्तेकाम की तरफ लेके जाना चाहिए किसी न किसी सूरत में, और उसकी वजह यह है कि ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट भी दिल से काम नहीं कर रहा, ये अरेंजमेंट दिल से काम नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फाल हमें नज़र आ रहे हैं, बाकी हमें वज़रा फाल नज़र नहीं आ रहे उनकी टीम के, मुस्लिम लीग नून के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर है हुकूमत का सेटअप का हिस्सा ही नहीं है, तो लेकिन ये कि वो एक्टिव नहीं नज़र आ रहे हमें, फ़ाल होते हैं ना बहुत एक्टिव, और उसकी वजह ये है कि वो बहुत से पहुंचे ही नहीं आगे जीत के। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि वो हैं ही नहीं चुके, तो अब वो क्या एक्टिव होंगे। तो वो देखिए कि अब ये मामलात किस तरह आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये कि असल बात ये कि इस्तेकाम, ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं ना, ये केपी में कस्टम के और जो अफसरान शहीद हो गए और ये दहशत गर्दी, इसका मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या वाक़यात हैं, लेकिन इसका मतलब है स्मगलिंग और ये सारे मामलात के ऊपर कहीं किसी पे हाथ डाला होगा उन्होंने, और उसके नतीजे में वो शहीद जो हमारे अस्करी हुकाम गए हुए थे वहाँ, तो ये इस किस्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं। लेकिन ये कि ये उसमें फिर ये जो टर्मोइल है उसका ख़त्म होना ज़रूरी है, पोलिटिकल टर्मोइल, और बहुत बड़ा वोट बैंक है। खान साहब का वोट बैंक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी। उसको मेरा नहीं ख्याल कि 8 फरवरी के पैमाने से ही देखना चाहिए, उससे ज़्यादा है, ठीक है, नहीं तो पाबंदियों के बावजूद हुआ ना, उससे ज़्यादा है। तो ये इसका इदराक उधर भी क़यादत को होना चाहिए, जो खान साहब भी उसको देखें कि किस तरह मामलात को आगे मुल्क का कोई नुकसान ना हो, मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। और ये जो अरेंजमेंट है इसको भी एहसास है इस बात का कि भाई ये अभी इसको आगे लेके चलना है तो एक इस्तेकाम तो लाना है ना, तो अब वो शक्ल क्या इख्तियार करता है, उसमें अदालती फैसले हैं, उसमें इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें ख़ित्ते के वाक़यात हैं, एक बहुत संजीदा जगह पे संजीदा जिसे कहना चाहिए ना, इंतहाई संजीदा। एक तो ये ना कि पब्लिक, ये इनका इलेक्शन गलत टाइम पर आ गया इंडिया का, या पता नहीं क्या हुआ, वहाँ जो तकरीरें हो रही हैं, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि वो क्योंकि वो उसमें हिंदू मुस्लिम बिल्कुल वो बना दी है, तो वो बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन बहरहाल जो संजीदा सूरत हाल है, और मुल्क दुनिया में बहुत हालात ख़राबी, ये देखें ये जो मुजाहरे हो रहे हैं ना, ये जो स्कूलों कॉलेजों में यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस में अमेरिका में और यूरोप में शुरू हो गए और बाकी जगहों में शुरू हो गए, अब ये पूरा एक आप समझें कि जो बैनुल अक़वामी सिस्टम जो 1945 का, यहाँ तो पाकिस्तान में तो मैं 85 का सिस्टम कहता हूँ ना, और वहाँ जो 1945 वाला के बाद वाला सिस्टम आलमी सतह पे खड़ा हुआ था, अब वो देखें किस तरह लरज रहा है। यानी अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक कत्ले आम है, एक जाहिरियत है, वो कत्लेआम और वो जाहिरियत जिसके ऊपर एक्चुअली वो पूरा सिस्टम खड़ा था, इंटरनेशनल सिस्टम, ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना, मतलब है कि हकूक और सारे, वो जो आवाज बुलंद कर रहे हैं उनको वो अब मारा जा रहा है, तलबा को और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर उसमें वो कोई गुंडागर्दी कर रहे हैं या कोई और, लेकिन वो एहतजाज कर रहे हैं तो उनको उस पर वो गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो वो एक सिस्टम अपने आप को ही अपनी ही नफी कर रहा है, उस सिस्टम
क्योंकि वो जो लिबरल वॉइस हैं, जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, ये ह्यूमन राइट्स और लिबरल वॉइसेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच, हाँ जिसमें किसी की बेइज्जती ना, हाँ जिसमें किसी को आप नफरतें ना उभारें, लेकिन ह्यूमन आप फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है। अब कितने यूनिवर्सिटीज के प्रेसिडेंट्स को बुला बुला के आप उनसे इस्तीफे ले लेंगे, और कितने व्हाइट हाउस के और स्टेट डिपार्टमेंट के लोग इस्तीफे देते जाएंगे। इसकी तो कोई कोई लिमिट नहीं है ना इसमें। और ये तो एक यानी आज थॉमस फ्रीडमैन ने बड़ा अच्छा एक लिखा है, हमारे बड़े अच्छे उनसे रहे हैं, मरासिम रहे हैं और अभी भी हैं। वो थॉमस फ्रीडमैन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़ा अच्छा लिखा है कि रफा और रियाद के दरमियान अब फैसला करना है इसराइल को, रफा और रियाद के दरमियान। और उसमें उनका एक जुमला ये भी है थॉमस फ्रीडमैन का कि रिवेंज इज नेवर ए स्ट्रेटेजी, रिवेंज इज नेवर ए स्ट्रेटेजी। खूबसूरत जुमला है। अब उसमें यह है कि देखें, इसको आप ले जाए ना बैनुल-अक़वामी सतह पे, तो डिस्टेबलाइजेशन है। ये डिस्टेबलाइजेशन एडिशनल फैक्टर है। अभी वो पोलराइजेशन नहीं आई जो इलेक्शन से पहले होनी है, जो अभी जन्म लेगी अमेरिका में, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक अजीब से उनके चाहने वाले हैं, सारे तो नहीं मगर बहुत से चाहने वाले वो अजीब ही हैं, जो मानते ही नहीं है, वो मतलब अजीब, जिन्होंने चढ़ाई कर दी थी जाके कैपिटल पे। अभी तो उन्होंने आना है सामने। खाली बाइडेन पर मुकाबला बाइडेन तो नहीं है ना, बाइडेन पर मुकाबला ट्रंप है। तो जो ट्रंप आएंगे, ठीक है, और मैदान में उतरेंगे अपने लौ लश्कर के साथ, उतरने को है, तो अब उनको सजा हो जाए, ये हो जाए, कोई तो ट्रंप ही है ना, उन्होंने नॉमिनेट कर दिया ट्रंप, तो ट्रंप चाहे जेल में हो चाहे अंदर हो, तो इलेक्शन तो होगा ना, बिला मुकाबला तो नहीं। फॉर्म 45-47 का चक्कर तो नहीं है ना अमेरिका में, तो जो भी है वो जीत जाएंगे। अब वो जब इलेक्शन की पोलराइजेशन शुरू होगी तो वो किस इंतहा को ले जाएगी पूरे मुल्क को और दुनिया को। और उससे पहले ही हालात हैं कि जनाब वो एक तबाही के दहाने पे दुनिया खड़ी हो गई और अपने ही सिस्टम को निगेट कर दिया। यानी मुझे बताया ना कि ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, वो चूंकि उस जगह पे उसी मोमेंटम में वो लोग चल रहे थे, तो वो अभी भी वो आओ बकाया उनकी ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, यूनिसेफ, ये जो बाकी आप देखें यूनाइटेड नेशंस, ये, लेकिन जो इनको बनाने वाले थे वो चूंकि अपनी जगह पे फिर गए हैं, तो अब वो सारे अपने मोमेंटम में आप देखें, इसीलिए वो आवाजें उठ रही हैं वहां से। यूनाइटेड नेशंस कभी बात करते हैं, कभी वहां पे मुजाहरे शुरू हो जाते हैं, कभी वो डॉक्टर्स निकल आते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है, कुछ सोचा भी नहीं होगा कि यार ऐसा हुआ होगा। 40,000 बंदा बच्चों समेत जो है वो तकरीबन उसकी बेगुरों कफन लाशें पड़ी होंगी, और यहाँ पे ये हो रहा होगा कि नेतन्याहू को फोन करें तो नेतन्याहू फोन उठाएगा, तो नेतन्याहू ये करेगा, और महीने महीने गुजर गए। और तो ये अब सूरत हाल ये है कि यहाँ तो हम उम्मीद करते हैं कि इस्तेकाम आएगा और अकाउंटेबिलिटी होगी, और जो है वो विच हंटिंग नहीं होगी, और पॉलिटिकल सिस्टम आगे चलेगा। वो क्या रंग रूप लेगा वो अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन मकालमा तो बहुत अच्छा है। और उसमें जो है तो यकीनन मेरा ख्याल है कोई बात आगे बढ़ी है, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से 2-4 बातें मेरी नॉलेज में है, लेकिन मैं यहाँ नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो फिर उसका आपके पास कोई वो नहीं होता। लेकिन ये है कि कोई मामलात जब मीडिया में इस तरह डिस्कस होते हैं तो पीछे कोई बात चल रही होती है ऑलरेडी। और शहबाज शरीफ में आप देखें, जब वो आरिफ हबीब साहब ने सवाल किया तो शहबाज शरीफ साहब ने खास किस्म का कहका, एक मखसूस, शहबाज शरीफ साहब का कहका बहुत कम सुना है मैंने, ये बड़ा गहरा कहका था उनका, वो अच्छा कहका था, मतलब वो हंसे उस पर, मतलब उन्होंने कोई उस पर गुस्से का इजहार नहीं किया, वो बड़ा एक कहका लगा के हंसे वो। तो ये है कि ये मामला जो हैं ये आगे मुल्क में इस्तेकाम आना चाहिए, असल बात ये है। और फिर सरमायाकारी होनी चाहिए, सिक्योरिटी उससे वाबस्ता है, खारजा पॉलिसी उससे वाबस्ता है, सोशल अनरेस्ट मुल्क में बढ़ेगा अगर ये महंगाई और ये सारे मामला आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब ये है कि रफा टू रियाद, उसी पे आ जाए ना, तो वहां पर रियाद में अब जनाब सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुंच रहे हैं। ये बारूद के ढेर पे दुनिया खड़ी है, बारूद का ढेर है और उस पर दुनिया खड़ी है पूरी इस वक्त। और अगर उसमें चिंगारियां तो लग रही हैं छोटी छोटी, लेकिन वो फायर फाइटिंग हो रही है, लेकिन वो अगर ये बड़ा कोठा अलाओ इस बारूद ये फटा तो फिर उसके बाद ये इसको संभालना मुश्किल होगा। अब जनाब मामला ये है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन सऊदी अरेबिया पहुंच रहे हैं, रियाद, और वो रियाद पहुंच रहे हैं। और इस दौरान जो है, अच्छा, सबसे जो अभी पिछले हफ्ते 10 दिन में जो कलीदी किरदार अदा किया है वो मिस्र ने किया है। उसकी वजह यह है कि
काहिरा तो आगे आया ना, और उनके इंटेलिजेंस चीफ जो हैं और उनके जो फौज है बड़ी, और वो तो बिल्कुल मिस्र की फौज बड़ी फौजों में से एक है, ठीक है। और मतलब इसराइल की फौज आप जो मर्जी, जो है मिस्र की फौज एक बड़ी फौज है, ठीक है, और एक हिस्ट्री रखती है। इसे ये छोड़ दें आप 67 में क्या हुआ है वाकई, लेकिन वो मतलब इस वक्त वो इसराइल बिल्कुल जो है वो आलमी तनाई का वो भी शिकार है और साथ अमेरिका भी शिकार है। अब इशू ये है कि इसमें कायरा ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक तो ये कि वो क्लियर मैसेज कन्वे हुआ, पहले उनके लोग उधर गए, उनका फिर जवाब कन्वे हुआ कि भाई रफा की तरफ मत आइएगा, रफा की तरफ आएंगे तो मुआहदा ख़त्म है। क्या इसराइल इस वक्त अफोर्ड कर सकता है कि मुआहदा ख़त्म हो उनका उर्दन के साथ, या मुआहदा ख़त्म हो इजिप्ट के साथ? वो उधर इस कदर तेज़ झड़पें हो रही हैं इस वक्त हिजबुल्लाह के दरमियान, और सैयद हसन नसरुल्लाह वो जो लोग भी वो जानते हैं लेबनान में हिजबुल्लाह को थोड़ा सा भी जानते हैं, या उनकी फाइटिंग पावर कितनी है, तो आप इस बात पे लोग हैरान हो, इस बात पे कि उन्होंने अपने आप को रोक के कैसे रखा हुआ है कि एक लार्जर कॉज जो है वो डाइवर्ट होकर पता चला वो हिजबुल्लाह, मैंने आपसे कहा ना कि वो आए तो वो यहाँ ये रफा के बॉर्डर पे रुके हैं, पूरा वो आ जाएंगे आगे तक, मतलब इसराइल वगैरह का वो पहले भी यही हुआ था मामला। लेकिन ये है कि वो रुके हुए हैं, लेकिन वो झड़पें तेज हो गई हैं, बहुत तेज हो गई हैं इस वक्त, लड़ाई वहाँ बहुत तेज है। अब जनाब इसमें क्योंकि उनका मसला अलग है और इनका हमास का मसला अलग है, और लेबनान के इशू का इनके इशू से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये इसराइल जो बना तो ये तो फिर बहुत सारे मुल्क आ गए ना बीच में, तो उसमें जो है वो उनका एक तनाज़ा अलग चल रहा है कि जब फौज विड्रॉ हुई थी तो वो जो है वो मुकम्मल तौर पे विड्रॉ होने के बाद वो कई जो है वो जगह ऐसी हैं जो कि मुतनाज़े हैं, जहाँ पे हिजबुल्लाह कहती है कि हमारी जगह है, इसराइल कहता है हमारी जगह। 12 अब इसमें इशू ये है कि ये आप देखें कि ये अपने सिस्टम को ही निगेट कर रहा है पूरी दुनिया में, कि वो एहतजाज कर रहे हैं, एंटी वॉर प्रोटेस्ट हो रही है, उनको पकड़ के मारा जा रहा है। मैंने आपसे कहा ये अभी अलग है, अभी पोलराइजेशन शुरू होनी है अमेरिकन इलेक्शन से पहले, और अगर इसको कोई रोक सकता है तो प्रेसिडेंट बाइडेन और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है कि उस इलेक्शन की इलेक्टोरल पोलराइजेशन से पहले ये जो किस्सा हुआ है, जो स्टूडेंट्स निकले हुए हैं और जो मुजाहरे हो रहे हैं उनको मारा जा रहा है, ये कोई मैसेज दुनिया में अच्छा जा रहा है? मुझे बताएं कि इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली अक्सरियत जो है वो तो दूसरे मुल्कों से आते हैं ना बच्चे, और वो उन्हीं के ऊपर यूनिवर्सिटी चलती हैं, तो उनकी फंडिंग भी होती है, वो उन्होंने अपनी चेयर्स भी बनाई होती हैं वहाँ पे, वो डोनेट भी करते हैं। तो अगर वहाँ पर उनके स्टूडेंट्स के साथ ये हो रहा है, और वो तो ये अमेरिका की जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। चाइना पहले वहाँ नहीं जा रहा, इंडिया के बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ से पढ़ के वापस आ जाते हैं, या कहते हैं कि हम तो भाई इधर हमारी एजुकेशन ही अच्छी है, अब तो ऑनलाइन ही काम करो, वहाँ जाने की जरूरत क्या है। तो और ये पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। तो बात यह है कि उन्होंने अपने कैंपसेस को चलाना है ना किसी तरह, तो ये कुछ तासुर बहुत ही अजीब सा है। डिबेटिंग सोसाइटीज होती हैं, ये सारा उन्होंने वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। उनके प्रेसिडेंट्स को बुलाया जा रहा है कांग्रेस में और जरूरी करके रिजाइन करवाया जा रहा है, ये चल नहीं सकता सिस्टम। अब सेक्रेटरी ब्लिंकन का दुश्वार तरीन दौरा शुरू हो रहा है सऊदी अरेबिया का, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसमें इजिप्ट ने, क्योंकि कतर दरमियान में छट गया था। कतर के साथ वो जो मामला, अमेरिका भी उनके यहाँ भी एक अजीब सी लॉबीज हैं, उन्होंने कतर के ऊपर बात करनी शुरू कर दी कि कतर हमास के, भाई आप ये बताएं। अच्छा, आपको पता है कतर में जो ऑफिस खुला था हमास का, वो अमेरिकन कंसेंट से खुला था। अमेरिका जो है, जब ये मामला ख़राब होना शुरू हुए इलेक्शंस के बाद, तो अमेरिका ने कहा कि अमेरिकन से मतलब उनका भी, यूरोप का, इस्लामी दुनिया का सबका कंसर्न था कि वो खाना जंगी ना हो जाए बहुत ज़्यादा। तो ये है कि जब ये इलेक्शन हुआ था 2006-07 वाला, हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के दरमियान जो हुआ था, तो उसमें ये उनको पता था, ये अभी अचानक नहीं हुआ कि, लेकिन अचानक जब मुज़ाकरात में इतना आगे जाके और फिर वो कतर की जो क़यादत है उसको आप तनकीद का निशाना बनाए कि वो हमास के साथ हैं, वो उसके साथ हैं, और उसके साथ हैं, और तो वो ज़ाहिर कतर ने कहा फिर आप संभालें खुद मामला। तो फिर इस मरहले पे एक तो फिर टर्की सामने आया, टर्की ने ऑफ़र किया, यकीनन किया होगा, और फिर उसके साथ ही जो एक स्टेट मैसेज है वो देखें, वो इजिप्ट ने कन्वे किया। तैयब एर्दोगन जो हैं, तैयब एर्दोगन ने को वाइट हाउस में दावत दी हुई थी, 9 तारीख को उन्होंने वाइट हाउस पहुँचना था, 9 तारीख को, और ज़बरदस्त किस्म की उनके लिए नेटो अलाई हैं, और तैयब एर्दोगन जो हैं वो उनको प्रेसिडेंट बाइडेन ने वहाँ पे वाइट हाउस में ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल करना था, आशाइया था, सब कुछ उनका, मेरे ख्याल से स्टेट विजिट। प्रेसिडेंट एर्दोगन ने उसको कैंसिल कर दिया,
अमेरिकन को कहा कि मैं इस वक्त नहीं आ सकता। देखें, मुल्कों की क़ियादत जो है वो ख़ास लम्हात पे, ख़ास वक्त पे वो पहचानी जाती है, उसको पता चलता है कि वो अपने असूलों के साथ कितना खड़े हैं। यानी इनकी तरफ से कहा गया है, प्रेसिडेंट उर्दगन की तरफ से, कि हम इस वक्त वहाँ नहीं आ सकते क्योंकि टर्की की बहुत वाज़ेह पोजीशन है गज़ा पे और फ़लस्तीनियों के लिए, और वो तो बुचर ऑफ गज़ा कह चुके हैं नेतन्याहू। तो उन्होंने कहा मैं अभी नहीं आ सकते। तो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से फिर ये अनाउंसमेंट हुई कि जी हम दोबारा जो हैं वो एक तारीख तय करेंगे और हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। टर्की नेटो मुल्क है और ये जो सदर्न नेटो है कंप्लीट, जो सदर्न उसका हिस्सा है, ये तो टर्की के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता। और टर्की का और बहुत उसकी जो अपनी पोजीशनिंग है, देखें ना, अभी ये गंदम की जो बहरे असवद से सारा उसकी दुनिया भर को जाना, अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें डाला। कहीं ना कहीं आगे जब मेरे ख्याल से यूक्रेन और रशिया के दरमियान बातचीत चलेगी तो टर्की भी शायद दरमियान में आए। बहरहाल एनीवे, तो टर्की की तरफ से इनकार हो गया। अब जनाब तैयब उर्दगन पहुँच रहे हैं यहाँ पर, सारे अरब और यूरोप के और दुनिया भर के यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो तो एक है ना, वो तो होगा, उसमें मईशत क्या, उसमें तो एक तरह से नेटवर्किंग क्लब सा होता है, तकरीरें करेंगे सारे दुनिया की मईशत ठीक करने के लिए। लेकिन असल बात है ये वो है कि साइड लाइन्स पे जो बात होगी, और वो उसमें ऑफिशियली ये अब बात हो गई है कि जी इसमें गज़ा के ऊपर फौरी तौर पे और इसके ऊपर बात होगी। अच्छा, इसराइल जो है वो मान गया है, वही बड़ी हद तक मान गया है, लेकिन ये कि वो मुसवदा माना है गालिबन जिसमें कैदी अभी तक तय नहीं हुए। यानी वो है कि भाई हम कैदियों को रिहा कर देंगे, इतनी यरगमाली वहाँ से रिहा हो जाएं, वो 33 और 40 और 20 वाली फिगर, लेकिन वो सारा इजिप्ट ने कन्वे किया। वो 2-3 ऑप्शंस हैं और वो इजिप्ट ने ही उसमें एक स्ट्रेट मैसेज होता है ना, आखिर में फिर स्ट्रेट आदमी सीधी कोई बात करके आता है, तो वो जाके ये बात करके आए हैं जो इजिप्शियन डेलीगेशन गया था। और उसमें यह है कि उसमें एक सीज़ फायर, अब सीज़ फायर के ऊपर भी ज़ाहिर है कि हमास की जो क़यादत है, उनके जो नायब हैं, यानी इस्माइल हानिया तो ख़ुद नहीं, जो खलील हैं उनके, वो सामने आए। और ये चूँकि मुज़ाकरात में भी हिस्सा लेते रहे तो बड़े पुराने और बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं खलील हानिया, तो ये जो हैं उन्होंने ये अभी बयान दिया कि भाई हम इसको मुसव्वद को देख रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है मुसव्वदा तो शेयर हो जाता है, वो सारी बातें सारी देख रहे हैं और ये, और तो इस मरले पे एक तरह से आप समझें कि, लेकिन आप इसराइल जो है यानी उनके लिए तो एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। यानी ऐसी सूरत हाल जो है कि एक दो रियासती हल, मतलब दो रियासती सोल्यूशन को आप आसान ना समझें। मतलब उनके एक तरफ और दूसरी तरफ, इधर भी फ़लस्तीन इधर भी फ़लस्तीन, इधर मगरबी किनारा उधर गज़ा, सर के ऊपर हिजबुल्लाह, और नीचे की तरफ झांको तो हूतियों के मिसाइल, ठीक है, और इजिप्ट बैठा हुआ है। तो ये जो है ना इसराइल, मतलब ये, बहरहाल अब दो रियासतें ऐसे बनेंगी कि उनके दाएं और बाएं दोनों तरफ फ़लस्तीनी होंगे, मशरिक और मगरिब दोनों तरफ फ़लस्तीनी होंगे, और उधर आए जाएंगे। मतलब है कि वो एक फ़लस्तीनी रियासत तो एक ही होगी ना, मगर होंगे दो तरफ, और उनका आपस में रास्ता भी होगा, एक रोड खुलेगी जिसे वो इधर से इधर जाया करेंगे, इधर से इधर जाया करेंगे, ऐसे होगा ना। मतलब देखिए ना, एक इधर है एक इधर है, तो फ़लस्तीनी रियासत तो दो तरफ बनेगी ना। या ये कि इसराइल को आप गज़ा की तरफ फेंक के और एक इधर बना दें फ़लस्तीनी रियासत, एक ये भी हो सकता है एक फार्मूला। लेकिन मसला ये कि ये अजीब, इसकी जो इसका जोग्राफी है वो बड़ी अजीब सी होगी। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि जो फ़लस्तीनी हैं वो, उनकी मईशत ज़बरदस्त होगी। अच्छा, यहाँ पर कहीं बरादर ममालिक, यूरोप शोरप इधर उधर, वो भी बड़ा इशू है कि भाई ये इनके पास वसाइल, इनके पास ये ऑयल एंड गैस पूरी जो कि मेडिटेरियन के अंदर है, और फिर इनके साथ मामलात करना, तय करना, और फिर उसके बाद यानी ये कितनी लाशों से गुज़र के ये यहाँ तक पहुँचे हैं कि कितनी लाशें, कितनी हज़ार लाशें या शायद लाखों में इन्होंने जाने दी हैं फ़लस्तीनियों ने, कि ये यहाँ पे आज ये बात हो रही है कि सीज़ फायर और 2 स्टेट सोल्यूशन। और फिर उसके बाद फौरी तौर पे सीज़ फायर अगर होती है तो सीज़ फायर के साथ ही फिर जो अगला मरहला है वो है कि इसराइल की फ़ौजों का इनखला,
और वहाँ पे अरब ममालिक की फ़ौजों का पहुँचना। अच्छा, अब अरब ममालिक की फ़ौजों का पहुँचना और इसके साथ ही जो चाइना है, चाइना के अंदर जो बात हो रही है, चाइना ने ऑफिशियली आज उनकी तरफ से बात हुई है, चाइना ने बुला लिया है मुख्तलिफ ग्रुप्स को, और उसमें मैंने पहले भी बात की थी कि उसमें हमास के ये वो थे कि भाई मामलात इधर उधर होते हैं तो फिर ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने फिर अपने आप को, तो अब चाइना दरमियान में फ़तह और जो हमास है, फ़तह और हमास के दरमियान ये बात तय हो रही है कि आइंदा जो भी बात होगी वो पेरिस एग्रीमेंट के मुताबिक PLO के तहत होगी। PLO जो कि मौजूद थी फ़लस्तीनी अथॉरिटी बनने से पहले। फ़लस्तीनी अथॉरिटी एक कोई जमात नहीं है, फ़लस्तीनी अथॉरिटी एक आर्जी सा इंतज़ाम, नाम से ज़ाहिर होता है ना फ़लस्तीनी अथॉरिटी, भी फ़लस्तीनी अथॉरिटी कोई पार्टी तो थोड़ी है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी तो असल में तो फ़तह है ना, फ़तह, ठीक है, और उसमें से ये PLO में से फिर ग्रुप बने, फ़तह बन गई और एक उसमें से हमास और बाकी ग्रुप। असल फ़लस्तीनी तो एक जदोजहद हो रही थी ना, तो जो अम्ब्रेला जो ऊपर थी वो PLO का नाम दोबारा लाया जाए और उसके ऊपर कंसेंसस हो दोबारा के, जो अब आइंदा बात होगी, आगे जो मामला चलेंगे रियासत के फ़लस्तीन के मामला जो देखे जाएंगे वो ना हमास देखेगी ना फ़लस्तीनी अथॉरिटी देखेगी, वो दोनों तरफ से कंसेंसस होगा और वो PLO का नक्शा या PLO के ऊपर बात होगी। ये तो एक अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी कोई पार्टी थोड़ी होती है, कोई जमात, एक अथॉरिटी, ये इंतजामी अथॉरिटी बनी थी ना उस वक्त, 2-3 सालों में ये इतना इलाका है ABC, ये आगे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा और आज़ाद रियासत दे दी जाएगी, तो ये तो अथॉरिटी है, ये कोई सियासी जमात नहीं है। सियासी जमात तो PLO थी, तो उसके ऊपर चाइना लगा हुआ है। यहाँ पर अब ये सारे मिले और रियाद जो है, लेकिन सऊदी अरेबिया में ना सऊदी अरेबिया अफोर्ड कर सकता है कि उनके यहाँ जाके और फिर कत्लेआम हो शुरू वहाँ पे, क्योंकि अगले दिन ब्लिंकन ने मंगल के दिन पहुंचना है इसराइल, और ना ही अमेरिका अफोर्ड कर सकता है कि इस मरहले पे सारी दुनिया मौजूद हो, सारी दुनिया मौजूद हो, ठीक है, और सऊदी अरब में वो आए और वहां से जाके उन ग्रीन लाइट दे कि कत्लेआम जारी रखो, और हमारी नेतन्याहू नहीं सुनता। तो बात ये है, अच्छा इजिप्ट के भी फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, प्रेसिडेंट सीसी शायद नहीं आ रहे, लेकिन यह है कि उनकी तरफ से उनके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं, ये सारे पहुंच रहे हैं। तो ये अब मेरा ख्याल है कि 24-48 घंटे शायद ही, या 72 घंटे शायद ही कभी तारीख़ में इतने नाजुक सूरत हाल हो कि क्या सीज़ फायर का ऐलान होता है और क्या इसराइली फ़ौजों का इनखला होता है और क्या वहाँ से यरगमाली 20 या 40 या 33 छोड़े जाते हैं और कितने कैदी रिहा होते हैं। तो ये उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी, मैंने आपसे कहा ना कि अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता ये कत्लेआम। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आज जो है जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से कहा गया है कि हमें अपने इदारों में इस्लाहात लाने की ज़रूरत है, तो कितनी ज़रूरत है इस वक्त इदारों में इस्लाहात की? एक इस्लाहात की ज़रूरत है, उसके बगैर तो अदारे ही नहीं है, मतलब ये क्या है, अब इस पर क्या तबसरा किया जाए। इस्लाहात आएंगी तो कुछ मुल्क आगे बढ़ेगा ना। FBR की इस्लाहात अल्लाह करे आ जाए, अभी पुलिस की इस्लाहात, वो डॉक्टर शुएब सडल साहब पूरा एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक उसकी डॉक्यूमेंट बना के गए थे, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये सारे काम अपनी जगह तैयार हैं, उस पर अमल दरामद बस जो है ना, वो चूँकि पर्सन स्पेसिफिक लॉज हो जाते हैं या चंद लोगों के लिए लॉज बन जाते हैं, तो उसकी मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे, और ये मिस हो गई कल या परसों, उसको इंडिकेट करना बड़ा ज़रूरी है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान आए और यहाँ पे उनका इस्तकबाल जिस तरह हुआ, या उन्होंने जिस तरह से मोहब्बतों को इजहार किया पाकिस्तान के लिए, और वो यहाँ से वो ईरान नहीं गए वापस, बल्कि वो श्रीलंका चले गए। और श्रीलंका 2008 के बाद ईरान के, यानी महमूद अहमदी निजात के बाद पहला दौरा किसी सदर का, ईरान के सदर का श्रीलंका का दौरा, और वहाँ पे उन्होंने हाइड्रो पावर प्लांट का भी इफ्तिताह किया, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान हुआ, क्योंकि वो सेंक्शंस, पाबंदियाँ आगे पीछे लग, ईरान के साथ तिजारत नहीं करनी, ये नहीं करना, तो पाबंदियों वगैरह की वजह से बहुत से मंसूबे रुके हुए थे। तो ईरान के सदर का वहाँ पर भी ज़बरदस्त इकबाल हुआ श्रीलंका में।
और उसके साथ ही जो है वो अब ये मतलब किस तरह से आने वाले दिनों में कौन से ममालिक किन के साथ होंगे क्या होंगे, लेकिन ईरान के सदर का ये दौरा पाकिस्तान और उसके बाद श्रीलंका, और जो पाकिस्तान में वो मतलब उन्होंने पीपल टू पीपल भी बात की लोगों से, वो लाहौर भी गए, वो कराची भी गए इस्लामाबाद के बाद। इसी तरह वहाँ श्रीलंका में उनका बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, और ये सारे मंसूबे वगैरह जो हैं, तो ईरान और श्रीलंका को भी जहन में रखना है हमने आने वाले दिनों में ये पूरी जियो स्ट्रेटजी में। अब वो जनाब उधर महाज ख़राब है। अब मैंने आपसे कहा ना कि ये तो महाज ये खुल रहा है जो हिजबुल्लाह, और यानी ये जो मामला ख़त्म होगा ना तो उसके बाद ये हिजबुल्लाह और इसराइल के साथ फिर अलग मामला तय होंगे, मतलब उनका इशू बिल्कुल अलग है, ठीक है। जिसमें वो ह्यूस्टन पहुंचे हुए हैं दरमियान में, और वो कह रहे हैं कि जंग इस वक्त ना बढ़ जाए, सारे महाज एक साथ ना खुल जाएं इसराइल के। तो इशू ये है कि वो फिर उनके साथ अलग डील होगी। अगर ये दो रियासती हल हो भी जाता है और ये सीज फायर हो भी जाता है तो हिजबुल्लाह के साथ एक अलग मामला होंगे। हिजबुल्लाह तो रुके हुए हैं, हिजबुल्लाह वाले कि हमास के साथ, ये इसराइलियों के साथ, इसराइली जो हैं इनको ना मिल जाए कि जी देखें हमारे साथ तो हिजबुल्लाह इस वक्त लड़ी है, वो टेंशन डाइवर्ट ना हो जाए। हिजबुल्लाह वाले इनके साथ अलग मामला तय करेंगे बाद में नेतन्याहू के साथ। तो इशू ये है कि ये बड़ा इम्तिहान है। देखिए जंग यूक्रेन में भी हो रही है, जंग यूक्रेन और रशिया की भी हो रही है, उस जंग की नौयत अलग है। बमबारी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फौजी लड़ रहे हैं, कहीं वो पैरामिलिट्री के ट्रूप्स लड़ रहे हैं, आबादियाँ खाली हो गई हैं, मतलब वहाँ पर जंग की नौयत अलग है। मतलब नेटो यूक्रेन की हेल्प कर रहा है, रशिया जो है उसके साथ जाहिर है कि वो भी अपनी जगह बड़ी पावर है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो वो पहले ही इसको दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जेल, ओपन एयर जिसको प्रिजन कहते थे, तो यहाँ पर जो कुछ हुआ है इस पूरे महीनों में, और हर गुजरते दिन के साथ अब भी ये इतला आती है कि जी उसमें 40, 45, 50 लोग शहीद हो गए। और वो ये जो ऑस्टिन लॉयड ने बात की थी ना, वो ऐसे ही नहीं की थी हवा में। उनको तजर्बा है इराक का और बाकी जगहों का। उन्होंने कहा था ना ये जो है ये स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी अगर आपने ज़मीनी ऑपरेशन किया, स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी। बाद में जाहिर है कि जो बाइडेन इंतजामिया का फैसला, लेकिन उनकी उनकी जो अगर आप समझें कि मैंने बात की कि पहली दफ़ा मैंने ये देखा कि अमेरिका के जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी, मत करो ये। उनकी तबीयत भी खराब हुई दरमियान में, सब कुछ, वो मुस्तकिल ही कहते रहे कि ये मत करो। और अभी भी आप देखेंगे इसराइल में, अभी छोड़ दें बाइडेन इंतजामिया पैसे दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है, छोड़ें। आप ये देखें कि जो अमेरिकन आर्मी है वो इस पूरे प्रोजेक्ट में कहाँ इन्वॉल्व हुई है। एड, ये जो इमदाद आनी है, यानी ये मैंने पहली दफ़ा इस तरह से देखा है कि उनकी फ़ौज जो है वो एड के लिए आ रही है। ये जो एयर ड्रॉपिंग हो रही है और एड, और ये जो साइप्रस से आ जाए, ये उसमें फ़ौज आ रही है। और ये खून खराबे की इजाज़त जो है वो वहाँ पे उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने दी हुई है नेतन्याहू को। फ़ौज में तो कोई हॉक नहीं बैठा इस वक्त अमेरिका की फ़ौज में हॉक नहीं है कोई। ये देखें कोई रम्सफील्ड टाइप करेक्टर नहीं बैठा हुआ वहाँ पर। बहुत मुनासिब लोग, यानी ऐसे लोग जिन्होंने ये जो इधर हुआ हूतीस के साथ हो रहा है उसमें भी वो बस आगे पीछे 2-4 जगह पे अटैक हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो, उन्होंने बड़ा अपने आप को पीछे रोक के रखा हुआ है कि भाई इससे तो हम भी जज्बाती तौर पे कूद जाएं बीच में तो ये तो आग लग जाएगी। जैक सल्वन टाइप लोग जो है ना, इन्होंने वहाँ पर कोई अच्छा रोल प्ले नहीं किया इस वक्त, ठीक है। लेकिन ये लोग जो हैं जिसमें ये बड़ी अजीब बात है कि जो उनके आर्मी के लोग हैं और उनकी सीआईए, उनकी सीआईए भी कह रही है कि आप मुज़ाकरात करें। यानी आप ये देखें कि जो ये बड़ी अजीब बात है। सीआईए चीफ और उनके सेक्रेटरी डिफेंस वो डायलॉग की बात कर रहे हैं, और बाकी चंद करैक्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि जंग करो और मारो और मर जाओ और ये कर दो, तबाह कर दो, नेतन्याहू कहते हैं। तो नेतन्याहू को वहां से कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना। वहां पर भी एक पूरा, वो जाहिर है कि बाइडेन के मुंह पे कहें या ना कहें, लेकिन एक पूरा एक सेटअप ऐसा है जो कि पुश कर रहा है कि यार ये अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट है कि आप ये कर रहे हैं पूरी दुनिया में। वो सिस्टम, यानी आप कैसे, आप तो खड़े इस बात पे हुए हैं चाइना के अगेंस्ट कि जी हम स्पीच की इजाजत देते हैं और हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, फलाना करते हैं, और आपके सामने जो 40,000 बंदा शहीद हो गया और आप खड़े हुए देख रहे हैं, आप कह रहे हैं नेतन्याहू नहीं सुनता। तो ये मेरा ख्याल ये है कि ये सेक्रेटरी बाइडेन की ज़िंदगी का, और इनको स्ट्रेट टॉक करनी चाहिए
देखिए स्ट्रेट टॉक इनको करनी चाहिए सेक्रेटरी बाइडेन को, ये नहीं कि इधर आके कुछ कर दिया उधर कुछ कर दिया फिर ये, और ये टाइम वक्त भी नहीं है अब तो उधर से वो इसराइल को बिल्कुल नेतन्याहू खुली चूट जनाब के जी वो असला भी दे रहे हैं और ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई मुआहदा होगा दरमियान में, उनके पास जो यरगमाली हैं वो रिहा होंगे। देखिए जब ये अरब फौज जाएगी ना, ये अरब मुल्कों की, वो खुद ब खुद तंजीमें गैर मुसल्लह हो जाएंगी भाई, वो हमास या बाकी वो खुद ब खुद गैर मुसल्लह हो जाए। अभी तो आप मुझे बताएं, इनको आपने दे दिए हैं ये 2000 पाउंड और वजनी बॉम्ब्स और पता नहीं क्या, और खुद ही रिपोर्ट शाये हो रही है, और बाद में उनके पास जो रोटी नहीं है खाने को, और आप कह रहे हैं इनसे उनको मारो, और दुनिया देख रही है तमाशे, जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको पकड़ के आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो है ना, ये कोलैप्स हो चुका है, जा चुका है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जा चुका है, फारिग हो चुका हुआ है। अब इसको बचे कुचे सिस्टम को कैसे बचाते हैं जो ये, और देखें उस सिस्टम की खूबसूरतियाँ भी थी, मैं हमेशा कहता हूँ ह्यूमन राइट्स और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और बाकी सारी बातें, और ये रेसिज्म नहीं होना चाहिए, ये सारी अच्छी बातें थी जो उन्होंने खुद ख़त्म की हैं। और अभी पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन ने आना है, ये उससे पहले ये हो रहा है जो आपको कैंपसेस के बाहर लोग नज़र आ रहे हैं। तो बात यह है कि ये सेक्रेटरी बाइडेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइडेन साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटरी ब्लिंकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम उम्मीद करते हैं कि अब जब मामलात यहाँ तक आ गए हैं तो ये आगे भी किसी बेहतरी की तरफ जाएंगे, वरना जो है ये मामला, ये फिर बारूद एक दफ़ा फटा तो फिर ये मतलब है कि फिर मैं नहीं जानता कि क्या होगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।